तो दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। यदि कि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए टू गेट द लेटेस्ट वीडियो। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि पहले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का सिंबल क्या है। सिंबल इसका है सिंबल हो गया Z इफेक्टिव, ठीक है। ये है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का सिंबल हो गया Z इफेक्टिव, ठीक है। ये है हमारे पास सिंबल। उसके बाद अब हम देखेंगे कि न्यूक्लियर चार्ज, जैसे हमारे पास एक एटम दे रखा है पॉजिटिव, ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियर चार्ज कितना है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव है तो इसका न्यूक्लियर चार्ज कितना हो जाएगा Z, ठीक। इसका न्यूक्लियर चार्ज कितना हो गया Z, ठीक। अब क्या है कि Z को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये बोलता है द पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब हम बात करें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है, यहाँ पे यह लिखा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, इसे बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये हमें रटना है, L फॉर नॉट लव, इट इज L फॉर लर्न, ठीक। हम सिंबल से बनाए हैं L फॉर लर्न, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज है, ये कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कितना अट्रैक्शन ये लेगा। तो दोस्तों हम चलते हैं कि यहाँ पे हम बता दिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो अब क्या है कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, समझ में आ चुका है कि जो बाहर वाला सेल, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, आउटर वाला बाहर, सबसे बाहर वाला सेल का जो इलेक्ट्रॉन है। अब क्या है कि इफेक्ट चार्ज न्यूक्लियर चार्ज, उसको हम जैसे सिंबल करते हैं। न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज इसमें एक्सपीरियंस करेगा, जो अंदर ये फील कर रहा है बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से, ये क्या हो गया पॉजिटिव। अब आगे हम बात करेंगे कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। अब अगला टॉपिक है स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, सिग्मा। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, सिग्मा। ये द रिपल्सन एक्सपीरियंस बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इनर शेल इलेक्ट्रॉन। मतलब रिपल्शन मतलब ये जो टकराव, दूरी होगा, जो अलगाव होगा, अलगाववादी जो हम लोग बोलते नहीं है, अलगाववादी, ये अलगाववादी पार्टी है भाई, वो तो पॉलिटिक हो गया, पॉलिटिक्स पे नहीं आते हैं, पढ़ाई पे आते हैं, ठीक है। देखिए अलगाव, रिपल्शन, रिपल्शन एक्सपीरियंस बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इनर शेल इलेक्ट्रॉन। अलगाव जो होगा, फील होगा, जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम द इनर शेल इलेक्ट्रॉन। देखिए यह तो हो गया। अब क्या है, एक एटम ले लेते हैं, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये इलेक्ट्रॉन है, ये बस ये शेल है। तो रिपल्शन एक्सपीरियंस बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट सेल, जो मैंने पहले पढ़ लिया था, फ्रॉम द इनर सेल इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इनर सेल इलेक्ट्रॉन, इनर अंदर में भी तो 2 सेल होगा, क्योंकि ये इसमें 8 होगा, 8 होगा, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि 1s है, 2s है, ये 2p हो गया, 3d। थर्ड वाला शेल में जैसे इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है। अब क्या है कि इसमें तो अट्रैक्शन लगा रहा था, जो मैंने पहले देखा, ये मैंने पहले देखा ना, यहाँ पे तो अट्रैक्शन लग रहा है। अब देखिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, तो पता चलेगा कि इसमें रिपल्शन लगेगा। ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें रिपल्शन लगेगा, इसमें भी रिपल्शन लगेगा, इसमें भी रिपल्शन लगेगा, रिपल्शन लगेगा, लेकिन यहाँ पे अट्रैक्शन लग रहा है। तो वही बोला जा रहा है कि द रिपल्शन एक्सपीरियंस बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण जो दूरी पैदा होगी, दूरी फ्रॉम द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इनर सेल इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले सेल के जो इलेक्ट्रॉन से हैं, उसे हम स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। ये समझ में आ चुका है। आगे जाते हैं कि ये भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का सिंबल होता है Z इफेक्टिव, जो ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसके बारे में, अब ये तो हमारे पास एक टॉपिक है जो अलग से है, अब आगे हम फर्दर बात करेंगे। वो है कि द नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस बाय, नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन Z होता है। तो जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो फील होता है, द नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन Z होता है।
वो ये बोल रहा है कि जो नेट पॉजिटिव चार्ज है, ये जैसे यहाँ पे जेड है, ये वायलेंस इलेक्ट्रॉन ये है। अब जितना ये एक फोर्स तो अट्रैक्शन तो लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो अट्रैक्शन लगेगा। तो जितना है कि जो ये अट्रैक्शन है, जो जितना फील करना, जो अट्रैक्शन हो रहा है ना इस दोनों के बीच में, नेट चार्ज कितना चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है, मतलब फोर्स जो खींच रहा है एक तरह से, उससे हम रिलेट कर सकते हैं इसको। अब इसका सिंबल क्या है, जेड इफेक्टिव जेड माइनस सिग्मा। जेड इफेक्टिव का सिंबल क्या है, जेड माइनस सिग्मा। इसमें जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, सिग्मा क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, और जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जेड इफेक्ट क्या हो जाएगा, एटॉमिक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक, समझ रहे होंगे कि जेड, ये फॉर्मूला होता है एल नॉट फॉर लर्न, नॉट फॉर लव, याद रखिएगा। एल लर्न याद करने के लिए सिंबल है, एल होता है ना, LEARN लर्न, इसका पहला वाला वर्ड है LN। ठीक है, जेड क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर, मतलब कि एटॉमिक नंबर होगी। ठीक है, वो तो समझ में। स्क्रीनिंग इफेक्ट जो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, और जेड इफेक्टिव हो जाएगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा। ये मेरे को समझ में आ चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमारे पास क्या एग्जांपल, जैसे ये वाला एक देखेंगे हम, क्या है, जैसे ये वाला हम देख रहे हैं कि यहाँ पर, जैसे हम ये वाला एग्जांपल है कि ये है एक एटम का एग्जांपल है। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, भाई सेंटर एटॉमिक का सेंटर है, न्यूक्लियस है, तो पॉजिटिव चार्ज तो होगा ही। अब क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे रखा है, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन तो हर शेल में होंगे ही, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन, और सारा से इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन हम वी आर कंसिडरिंग सम इलेक्ट्रॉन ओवर हेयर, कि हम थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, अब क्या है कि ये वाला जो देख रहा है लाइन, ये अट्रैक्शन हो रहा है इसके अंदर, मतलब क्योंकि ये पॉजिटिव निगेटिव है, अलग अलग का चार्ज है, तो अट्रैक्शन तो होगा ही। जैसे अट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे, जो हम पहले देखे थे, यहाँ पे इसमें अट्रैक्शन हो रहा था। ठीक, अब क्या है, यहाँ पे रिपल्शन हो रहा है, ये वाला रिपल्शन हो रहा है, देखिए यहाँ से, तो ये वाला था, इसमें रिपल्शन हो रहा था इस दोनों के बीच में, क्योंकि ये इसको उधर धक्का दे रहा था, ये रिपल्शन हो रहा है। तो सिर्फ इस पे बात कर रहा है, इस पे, इसी एटम में आउटर मोस्ट शेल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं। उसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो फोर्स अंदर लग रहा है और एक फोर्स बाहर लग रहा है। ये बाहर दे रहा है फोर्स, क्योंकि निगेटिव। ठीक है, अब क्या है कि जैसे ये फोर्स बाहर लग रहा है, ये फोर्स अंदर लग गया, तो वही हो गया कि हमें पता है कि जेड हमेशा, क्योंकि ये हमेशा देखा गया है कि कैलकुलेट करने पर जेड हमेशा बड़ा होता है, सिग्मा हमेशा कम होता है। तो जेड इफेक्टिव जेड माइनस सिग्मा हो गया, जेड हमेशा बड़ा है, जेड माइनस सिग्मा लिया। ये अट्रैक्शन, मतलब हम बोल सकते हैं कि नेट अट्रैक्शन कितना लग रहा है, वो लग रहा है कि भाई जितना अंदर फोर्स लगे, क्योंकि अंदर वाला फोर्स ज़्यादा है, तभी तो वो रुका हुआ है। जैसे हम ये बात करें कि ये एटम है और ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर घूम रहा है, इसका मतलब कि अनेक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा और बाहर फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, कि यहाँ घूम रहा है, तो इसका मतलब कि अंदर वाला ज़्यादा है, बाहर वाले से रिपल्शन वाला कम है, अंदर वाला ज़्यादा। ज़्यादा इधर फोर्स लगेगा, जैसे कि ये स्ट्रिंग है, इधर 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा, इधर 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा, तो बटर इधर ही घूमेगा। लेकिन ये देख रहे हैं कि अंदर ही जा रहा है, मतलब गोल गोल घूम रहा है, तो अंदर वाला फोर्स ज़्यादा है थोड़ा रिपल्शन के कंपैरिजन में। ये जो रिपल्शन, जो आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रिक होता है, इससे रिपल्शन लग रहा है, अंदर वाला ज़्यादा है, तभी तो ये रुका हुआ है। ठीक है, तो ये अंदर लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, तो इसलिए जेड माइनस सिग्मा अंदर हो गया, जेड माइनस सिग्मा। ऐसे ये रिपल्शन लग रहा है, ये अट्रैक्शन लग रहा है। अब अगर टॉपिक की हम बात करें, यहाँ पे जैसे फोर्स दे रखा है, फोर्स इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे को क्लास 12th में पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फार्मूला में, इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक के अंदर में, कि भाई फोर्स इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है, और फोर्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है। वो क्या होता है, इन्वर्सली होता है। यहाँ पे हम कंपेरिजन कर सकते हैं। ये वाला टॉपिक हमें बाद में, ये वाला चीज़ हमें बाद में काम आएगा, इसलिए हमने लिखा है। अब हमने देखा गया कि यहाँ पर है कि Q1, जैसे कि हमने देखा है यहाँ पे कि जैसे हम बात कर सकते हैं इसके अंदर कि फोर्स है कि Q1, फोर्स क्या होता है कि Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये एटम दे रखा है, ये दे रखा है कि Q, क्योंकि ये जेड है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो इसका चार्ज क्या है, प्रोटॉन इजिकल्स टू इलेक्ट्रॉन इजिकल्स टू Q, चार्ज के कंपैरिजन में। इसका पॉजिटिव चार्ज होता है साइन का, लेकिन इसका नेगेटिव होता है साइन के कंपैरिजन में, लेकिन दे रखा का वैल्यू, चार्ज का वैल्यू इक्वल होता है। तो फोर्स क्या हो जाएगा कि Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, तो Q1 कितना हो जाएगा, अंदर वाला चार्ज हो जाएगा ZE, बाहर वाला कितना हो जाएगा E, बाहर वाला हो जाएगा E। ठीक, तो फोर्स हो जाएगा Q1 Q2 बाई ZE हो जाएगा इंटू E हो जाएगा अपॉन R स्क्वायर। पुट वैल्यू पुट कर दिया। ये क्या है, फोर्स हो जाएगा इफेक्टिव फोर्स, मतलब फोर्स का एक्सपेक्टेड फोर्स, मतलब कितना हमारा एक्सपेक्टेड फोर्स है, मतलब इतना हम फोर्स फील करते थे कि भाई हम इतना फोर्स आएगा, लेकिन तब ना जब हमारे पास
ये वाला आंसर कंसिडर करें तो हमारे पास नेट फोर्स इस तरीके का आता है। लेकिन हमारे को पता है कि यहाँ पे और भी इलेक्ट्रॉन है जो कि निगेटिव निगेटिव है, तो रिपल्शन भी लगेगा। तो इसमें रिपल्शन लगेगा तो इसमें बाहर भी फोर्स लगेगा, इसमें बाहर भी फोर्स लगेगा और अंदर भी फोर्स लगेगा। तो ओवरऑल इस पे बाहर भी फोर्स लगेगा और अंदर भी फोर्स लगेगा। तो इससे तो कम ही हो जाएगा ना, ये तो सिर्फ अंदर ही लग रहा था और बाहरी फोर्स लग रहा था इलेक्ट्रॉन के करंट, तो नेट फोर्स इसलिए कम हो जाता है। इसलिए कहा गया द एक्चुअल फोर्स एक्सपीरियंस बाय द आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन इज लेस देन एफ, एक्सपेक्टेड से हमेशा कम होता है। आगे बढ़ते हैं, फैक्टर इफेक्टिव जेड इफेक्टिव, मतलब कि कौन कौन से फैक्टर है जो कि जेड इफेक्टिव के अफेक्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। भाई पहला है हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस है, ठीक है। तो हमें पता है कि भाई इसमें क्या है कि डिस्टेंस जैसे बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन, इसको हम अलग से समझते हैं। इसमें है डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। अब क्या है कि न्यूक्लियस से डिस्टेंस जेड एन है, तो डिस्टेंस जैसे बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव कम होता है। भाई ये कैसे? भाई देखिए, जैसे हमारे पास ये लेते हैं और इसमें एक फर्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे चला, इसमें बाहर में है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो देखिएगा कि हमने पहले बता दिया था इसका काम आएगा। जैसे आर बढ़ गया, इसमें आर ज़्यादा है, R1 है, इसमें R2 है। हमें पता है कि R1 ग्रेटर देन R2 है और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। तो मतलब R जितना ज़्यादा होगा उतना फोर्स कम होगा। इस मतलब R इसमें ज़्यादा है तो इसमें फोर्स कम होगा। तो हम बोल सकते हैं कि F1 ग्रेटर देन F2, इसमें फोर्स कम ले जाएगा, तो इसमें लेस देन, क्योंकि R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, F1 का कम हो जाएगा F2 से। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें फोर्स कम लगेगा, F1 पे फोर्स कम लग रहा है। ये समझ में आ रहा है? तो फोर्स कम लग रहा है तो जेड इफेक्टिव कम हो रहा है। डिस्टेंस बढ़ा तो हम जेड इफेक्टिव कम हो गया, क्योंकि जेड हो जाएगा जेड माइनस सिग्मा, जेड इफेक्टिव जेड माइनस सिग्मा, ठीक है। अब देखिए कि ओवरऑल देखा जाए तो ये सिग्मा बढ़ रहा है, क्योंकि और डिस्टेंस बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है। एक कारण तो ये हो गया कि भाई फोर्स कम भी हो जा रहा है, दूसरा कारण है इलेक्ट्रॉन भी बढ़ जा रहा है। तो देखेंगे जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि इलेक्ट्रॉन क्या लग रहा है, तो ज़्यादा जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो उतना ज़्यादा रिपल्शन लगेगा। इसमें देखिए, इसमें देखा जाए कि भाई इसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन लग रहा था, लेकिन इसमें देखें 2 इलेक्ट्रॉन से तो लग ही रहा है, ठीक, इससे भी लग रहा है, इससे भी लग रहा है। तो जेड जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो और ज़्यादा रिपल्शन नहीं बढ़ेगा। तो ओवरऑल जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा बढ़ रहा है। तो जेड इफेक्टिव, ये तो जेड तो कांस्टेंट हो जाएगा, जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा। तो इसीलिए बोला गया कि 2 ये है हमारे पास 1s और 2s है, ठीक है। अब 1s और 2s दे रखा है हमारे पास, तो इसमें हम देखेंगे कि इसका हम देखें तो क्या है, डिस्टेंस बढ़ा था 1s और 2s। देखिए ये हमारे पास 1s है, ये 2s है, तो डिस्टेंस इसका ज़्यादा है, 2s का डिस्टेंस ज़्यादा है 1s के कंपेरिजन में, 2s का डिस्टेंस ज़्यादा है 1s के कंपेरिजन में, तो डिस्टेंस ज़्यादा है तो जेड इफेक्टिव इस पर फोर्स कम लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ा तो जेड इफेक्टिव हो जाएगा। इसलिए हम कंपैरिजन डायरेक्टली पूछा क्वेश्चन में, तो हम बोल सकते हैं कि इसका डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसका जेड इफेक्टिव कम लगेगा। तो जेड इफेक्टिव इसका कम है 2s का 1s के कंपैरिजन में। उसी तरीके से 4p और 3p में देखेंगे, तो 4p यहाँ पे दूर है और 3p इससे कम है, तो 4p का जेड इफेक्टिव कम होगा क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। इसमें जेड इफेक्टिव कम होगा क्योंकि डिस्टेंस, इसमें जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा क्योंकि डिस्टेंस कम है। समझ रहे? इसमें डिस्टेंस ज़्यादा है तो कम होगा, इसमें डिस्टेंस कम है, 4p का कम है और इसका ज़्यादा है। नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल एक्सपीरियंस लेसर जेड इफेक्टिव। इसका मतलब कि जिसको जो ऑर्बिटल ज़्यादा फैला हुआ होगा उसका जेड इफेक्टिव कम होगा, ठीक, जिसका ज़्यादा फैला होगा उसका जेड इफेक्टिव कम होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं एस ऑर्बिटल का ऐसा है जो कि कम फैला हुआ है, पी ऑर्बिटल का तो और ज़्यादा फैला हुआ है, डी ऑर्बिटल का तो देखेंगे तो भाई साहब आप सर ही पकड़ लोगे, भाई बड़ा फैला हुआ है। ये हम क्लास 12 के अंदर में इसका सिंबल अब पढ़ते हैं। तो अब क्या है कि जिसका ज़्यादा फैला हुआ है उसका कम होगा, तो मतलब ये हो गया एस है, ये पी हो गया, डी हो गया। तो जो ज़्यादा फैला ये है, फैलने की कंपैरिजन करें, फैलना कंपैरिजन करें तो ये ज़्यादा फैला हुआ है। तो जेड इफेक्टिव का कंपैरिजन करें तो उसका इन्वर्स है,
तो जेड इफेक्टिव इसका ज्यादा हो जाएगा इसका, क्योंकि जिसका ज्यादा फैला हुआ है, फैला जिसका ज्यादा होगा उसका जेड इफेक्टिव कम होगा। तो इसको हम बोल सकते हैं जेड इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फैलना। ठीक, ये हो गया। तो P का इससे ज़्यादा फैल, F का इससे ज़्यादा फैला होता है, तो हम उसको बाद में, जो कि हमारे सिलेबस में भी नहीं है, तो फैलना हम उसको बाद में देखेंगे फ्यूचर, मतलब फर्दर क्लासेस में, मतलब हायर क्लास में हम उसमें पढ़ते हैं। तो इसका हम सिंबल मतलब स्ट्रक्चर हम नहीं पता करते हैं। तो ये ज़्यादा फैला हुआ है तो जेड इफेक्टिव इसका और कम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जेड इफेक्टिव एस का ज़्यादा है, पी का उससे कम है, डी का उससे कम है, एफ का उससे कम है। तो ये कब अप्लाई होता है? जब हमारे पास क्वेश्चन है 4s और 4p के अंदर में एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन हमारे पास s और p है हमारे पास, तो इसमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव देखा जाए तो यहाँ पर तो हमें पता है कि अब एटॉमिक नंबर सेम है, अब क्या है ऑर्बिटर में हमको कंपैरिजन करना है। अब हमें पता भी है कि भाई s का ज्यादा है और p का उससे कम है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 4s का ज्यादा हो जाएगा और 4p का कम हो जाएगा। यदि आपको समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।